बचपन से एक ही बात सुनाया करती है, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। पर माँ को ये कौन समझाए कि बेंगलोर जैसे महंगे शहर में कुछ खरीदना मतलब अपनी सैलरी को जुए पे लगाना जैसा होता है। महीने के आखिरी दिनों में मुझसे और क्या उम्मीद की जा सकती थी। अर्जेंटली मुझे ऑफिस के लिए फॉर्मल खरीदने थी, पर पॉकेट करीब खाली होने को आया है। ऐसे में वो दुकानदार मिल गया, तो मैंने लगे हाथ दो तीन फॉर्मल एक फॉर्मल के दाम में खरीद ली। अब तुम ही बताओ, इसमें कुछ गलत किया है क्या? वंशिका खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अरे पागल, सभी मॉम्स एक ही जैसी बातें करती है। जस्ट इग्नोर, उनको मत बताना, वरना और सुनाएगी। अच्छा सुनो, अब मैं सो जाती हूँ। ऑलरेडी इट्स 3 AM। तुम भी सो जाओ अब। संडे है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़े पढ़े सुबह 12 बजे उठोगे। आई विल कॉल यू एट मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप। ओके, लव यू। गुड नाइट। सुमित कॉल रख के सोने ही वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने इस बार शॉपिंग मॉल से नहीं, बल्कि एक फुटपाथ के छोटे से स्टॉल से शर्ट्स खरीदे हैं। तो उसे उन शर्ट्स को एक बार ट्राई जरूर कर लेना चाहिए, वरना क्या पता अगर वो फिट नहीं आए तो मंडे को वो पहन के ऑफिस जाने में एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अभी पहन के चेक कर लो क्या? सुबह फिर जल्दी उठने का झंझट नहीं रहेगा, और कहीं एक्सचेंज करने की नौबत आई तो ऑलरेडी अभी से मन बनाकर टाइम निकाल लूंगा कि सुबह कब जाना है उस दुकान पर। इतना सोचते ही बिस्तर से फर्श पे कदम रखता है सुमित। शर्ट्स के पैकेट को लेकर फुल लेंथ मिरर के आगे खड़ा हो जाता है। पहली शर्ट पहनते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसके लिए ही बनी हो। यार, ये इतनी फिट कैसे बैठ गई? सही है ये तो। इससे तो बॉस और ऑफिस के सभी जल जाएंगे। मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं। अब दूसरा ट्राई करता हूं। बाकी दो शर्ट्स भी ट्राई कर लेता हूं। बेंगलोर जैसे महंगे शहर में ऐसी दुकान का मिलना मतलब लॉटरी लग जाना है। अब तो हर बार उसी स्टॉल से लाऊंगा कपड़े। वाह, ये दो शर्ट्स भी फिट। ग्रेट। सुमित अब शर्ट्स को समेटने सोफे पे बैठ जाता है। उनको बैग में दोबारा रखते हुए उसे अचानक से जैसे अपने सामने से किसी के चलने की आहट होती है। पहले उसे लगता है कि वहम है। रात को जरा सी भी आवाज से ऐसा महसूस होना नामुमकिन नहीं, पर उसका ध्यान तब भटका जब उसे अपने किचन और बेडरूम से भी बिल्कुल वैसे ही किसी की होने की आहट होती है। वो डरते हुए अपने पलके उठाता है तो चौंक के एकदम से चिल्लाकर करीब करीब सोफे से गिरने वाला होता है, क्योंकि उसके ठीक सामने मिरर के बगल में वो खुद खड़ा था। उसके शक्ल पे एक अजीब सी मुस्कान थी। आंखों की पुतलियां बिल्कुल काली और गहरी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये कौन हो तुम? सामने वाला शख्स कुछ कहता इससे पहले ही ड्राइंग रूम के दरवाजे पे जैसे कोई आके खड़ा हो गया। सुमित ने उस तरफ देखा तो वो और सहम गया, क्योंकि वहां
वही खड़ा था, हूबहू उसकी शक्ल, पर वही मुस्कान और आंखें। अब वो दो शख्स एक साथ एक जगह पे उसके सामने आकर उसकी तरफ एक टक देखे जा रहे थे। सुमित के होश उड़ गए थे, पर उसका खौफ तब और बढ़ा चढ़ गया जब एक तीसरा हमशक्ल उनके पास आकर रुक गया। अब सुमित के आगे उसी के शक्ल का तीन शख्सियत खड़ा हुआ था, जो एक साथ उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। सुमित अब अपने आप को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या हुआ था तुम्हें? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। होश भी है कि कितना टाइम हुआ है? ओ हेलो, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? देखो, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूं कि तुम रात को जल्दी सोने का बहाना करके सो जाते हो, पर आज मैं सच्चाई जान के रहूंगी। बताओ क्या हुआ है? वंशिका के जिद करने पर सुमित आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। गुजरे हुए कुछ दिनों में वो डॉक्टर से लेकर कोलीग्स हर किसी को अपनी आप बीती बता चुका था, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी बातों पे यकीन करे। रात होते ही उसके घर में हर रोज एक ही किस्सा दोहराता जाता है। उसी का हमशक्ल हर कमरे में कुछ ना कुछ कर रहा होता है, इसलिए वो अपने बिस्तर पे ब्लैंकेट ओढ़ के स्लीपिंग पिल्स लेकर सोने का नाकाम कोशिश किया करता है। ऑफिस का काम भी ढंग से नहीं कर पाता, मां से बात भी नहीं कर पाता। उसने ऐसी ही कई सारी बातें वंशिका को बताई, जिसे सुनकर थोड़ी देर शांत होके फिर उसने कहा, देखो सुमित, मैं ये नहीं कहती कि बाकियों की तरह मैं तुम्हें या तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करती, पर इतना कहूंगी कि हो सकता है कि तुम हेल्यूसिनेट कर रहे हो। सुमित चिढ़ता हुआ कहता है, हर किसी को यही लग रहा, पर कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा? मैं थक गया हूं सबको समझाते समझाते। तुम रखो कॉल, मेरे हालात तुम कभी समझ ही नहीं सकती। ऐसा कह के गुस्से में सुमित अपने फोन को बिस्तर पे पटक देता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। तभी उसके अपार्टमेंट का डोरबेल बजता है। इस वक्त कौन हो सकता है? मेरा मन नहीं है किसी से मिलने का। डोरबेल जब और 2-3 बार लगातार बजता जाता है, तो ना चाहते हुए भी वो दरवाजा खोलने पे मजबूर हो जाता है। माँ, तुम यहां इस वक्त? माँ रूठी हुई आवाज में बोली, तो क्या करती? तूने तो कॉल पे बताया नहीं, पर मैं तेरी माँ हूं। तेरे दिल में क्या चल रहा है मैं वो भली भांति भाप सकती हूं। आजा बेटा चेतन, सामान अंदर लेके आ। भाई, मैं आंटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मेरी छुट्टियां भी चल रही थी, इसलिए सोचा एक हफ्ते के लिए आंटी के साथ यहाँ तेरे पास ही रह लूंगा। तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? चेतन की बातें सुनकर सुमित अपने आंसू नहीं रोक पाया।
उसने मां से ये बात छुपाने के लिए चेतन को तुरंत गले लगा लिया और आंसू पोंछ लिए। मन ही मन इतने दिनों में पहली बार उसे आज एक सुकून सा महसूस होने लगा। रात में यूं टहलने का मजा ही कुछ और है। याद है ना सुमित, वो दिन भी क्या दिन थे यार, जब हम रात रात भर यूं ही घूम के बेरोजगार होने का गम भूल जाते थे। हाँ यार, काश के मैं उन दिनों में वापस जा सकता। अबे क्या बात कर रहा है? देख यार, फिर से बेरोजगार बनने का मुझे इरादा नहीं है। तेरा है क्या? नो वे, मुझे नहीं चाहिए बॉस। सुमित भी चेतन की बातें सुनकर हंस पड़ता है। अरे आइसक्रीम का ठेला में, रुक आता हूं लेकर। ये कहते हुए बच्चों की तरह चेतन आइसक्रीम के वैन की तरफ दौड़ता है। इसका बचपना अभी गया नहीं। इतना कह के सुमित जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। चेतन उसके ठीक सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? तू तो अभी रोड के उस साइड गया था ना, इतनी जल्दी वापस कैसे? सुमित अपनी पूरी बातें खत्म करने से पहले ही सामने खड़े हुए चेतन के ठीक पीछे से उसे और दो साए नजर आते हैं। देखते ही देखते चेतन के ठीक पीछे खड़े हुए दो और चेतन दाएं और बाईं तरफ से निकल के उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। उन तीनों की शक्ल पे हूबहू एक ही मुस्कुराहट और आंखों में वही काले पुतले थे, वही काले पुतलियां थी। सुमित के रीढ़ की हड्डियों पे मानो किसी ने बर्फ का टुकड़ा छोड़ दिया हो। वो तीनों एक साथ उसकी तरफ बढ़े जा रहे थे। सुमित उनकी तरफ देखता हुआ पीछे कदम रख रहा था, मानो वो अपने होशो हवास में नहीं था। पर तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ जोर से खींच के अपनी तरफ कर लिया। पागल हो गया क्या? सड़क के बीचों बीच अंधाधुंध कहाँ जा रहा था तू? मैं ठीक वक्त पे नहीं आता तो आज वो ट्रक तुझे कुचल के। सुमित कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं था। चेतन उसे यूं ही पूरे रास्ते खड़ी खोटी सुनाता हुआ घर ले आता है। अगले दिन सुबह जब सुमित की आंखें खुली तब मां और चेतन उसे घेरे हुए बैठे थे। वंशिका तेरी हालत पूछने के लिए सुबह कॉल की थी तो सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और सारा सब कुछ बताई जो तूने उसे कहा था। मां के रुकने पर चेतन बोला, मुझे एक बात बता, ये सब कुछ कब से शुरू हुआ है? जरा याद कर तो। चेतन की बातों से अचानक से चौंक जाता है सुमित। चेतन की बातों से अचानक चौंक जाता है सुमित। हाँ, ये तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। पिछले 8 महीने से इस अपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं देखा था मैंने। ये सब उस रात
हाँ, उसी रात शुरू हुआ जब मैंने वो शर्ट्स पहली बार ट्राई किया था। तो क्या इन सब का उन शर्ट्स के साथ कोई कनेक्शन है? शर्ट्स? कौन से शर्ट्स? कैसे बैगी बैगी बातें कर रहा है तू? खुल के बता, क्या कहना चाहता है? सुमित का सब कुछ बयां करते ही माँ एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ है वो शर्ट्स? सुमित कपबोर्ड से वो तीनों शर्ट निकाल के उनके हाथों में थमा देता है। वो उन शर्ट्स को लेकर तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। सुमित और चेतन भी उनका पीछा करते हैं। माँ उन पे गंगाजल छिड़की और फिर अचानक पूरे अपार्टमेंट से बाहर निकलने लगी। आखिरकार एक कूड़ेदान के आगे आकर वो रुक गई और फिर एक साथ उन शर्ट्स के एक कोने पे आग लगाकर उनको उस कूड़ेदान में एकदम से फेंक दी। वो वहां तब तक खड़ी रही जब तक वो तीनों शर्ट्स एकदम से जलकर राख में न बदल जाए। सुमित और चेतन बस बेबाक होकर उनको अब तक देखे जा रहे थे। माँ अब सुकून की एक लंबी सांस लेकर उनकी तरफ मुड़कर बोली, आज से सारी बला टल गई, समझ ले। चल अब अंदर। डिनर करते हुए सभी हंसी मजाक में लगे पड़े थे कि तभी सुमित का प्लेट खाली है ये देख के माँ बोली, अरे तुझे और 2 रोटियां दूं? रुक, मैं किचन से लेकर आती हूँ, सब्जी भी खत्म हो गई है। माँ के इतना कहने पर सुमित ने उनको रोकते हुए कहा, अरे रुको, मैं ले आता हूँ। वैसे भी आपने जस्ट खाना खाना शुरू किया है ना, तो आप खाओ, मैं ले आता हूँ। तू कुछ लेगा भाई? चेतन सर हिलाकर ना का इशारा करने पर सुमित किचन की तरफ चल पड़ता है, लेकिन उसके कदम किचन का नजारा देखते ही रुक जाते हैं। उसके नजरों के आगे मां खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने हाथों में सब्जी और रोटियों की थाली पकड़ी हुई थी। सुमित के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। आज तक उसने अपनी हमशक्लों को देखा हुआ था, यहां तक कि चेतन को भी उसने उसी रूप में देखी थी, पर इस पल जो हो रहा था वो उसके लिए जरा भी तैयार नहीं था। वो कुछ कर या कह पाता इससे पहले ही उसने किचन की दूसरी तरफ नजरें घुमाई तो वहां पे माँ बेसिन पे पानी से अपना हाथ धो रही थी। उन दोनों ने ही सुमित की तरफ वही डरावनी मुस्कुराहट के साथ देखना शुरू किया। सुमित ने आगे और देखने की कोशिश की। सुमित ने आगे देखा कि एक और कोने में माँ फिल्टर से पानी भरते हुए नजर आ रही है। इस बार सुमित का आपा खो जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो चीखता हुआ बोला, आखिर कौन हो तुम तीनों? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? चाहते क्या हो?
मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोलो, क्या चाहते हो मुझसे तुम तीनों? उन तीनों ने इस बात पर एक साथ उस पे अपनी उंगलियां ताकी और उनका इतना करते ही सुमित के सीने में अचानक से दर्द उठने लगा। पीछे से चेतन और मां भी आ खड़े होते हैं, पर फर्श पे गिरते हुए सुमित को तब बस एक ही सोच खाए जा रही थी कि क्यों उसने बस उन शर्ट्स के बारे में ना सोचकर कभी ये याद नहीं किया कि उस रोज वो एक और सस्ती चीज उठा ले आया था। वो बड़ा सा मिरर स्टैंड। इसका मतलब उसी की वजह से ये सब कुछ। अपनी आखिरी सांस लेते हुए बस उसे मां की कही हुई एक ही बात याद आ रही थी। बेटा, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती।